केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, तो बिल्कुल डीप में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो केमिकल इक्वेशन है हमारी, केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमारी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकेंड इज, जो हमारी सेकेंड है बच्चों वो कौन सी होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिकली कि कैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जो बेसिकली हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है इसका जो सेकंड नेम है दिस इज कॉल्ड एज ए स्केलेटल, इसको हम स्केलेटल इक्वेशंस भी कहते हैं। ये सेकंड नेम से कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछी भी गई है स्केलेटल के नाम से। उसके बाद जो हमारी बैलेंस करने के लिए आपको बताएंगे कौन सा मेथड यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ लगता है इसके अंदर। और जो मेथड लगता है बच्चों वो कौन सा लगता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना। ट्रायल मेथड यूज किया जाता है बैलेंस करने के लिए, तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करते रहेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर कि कैसे कैसे आपने बैलेंस करना है। उसके बाद बात करेंगे बेसिकली केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी चेंजेस आना, फिजिकल चेंज आना या केमिकल चेंज आना, और ये चेंजेस हमारे आसपास होते रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, कि वो किस प्रकार के चेंजेस हैं, कैसे हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर हुई है। अब बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास 5 टाइप्स की है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे। कॉम्बिनेशन का जो सेकंड पार्ट है बच्चों बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड जो हमारी रिएक्शन रहेगी वो रहेगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है इसको बेसिकली एंडोथर्मिक के नाम से भी जाना जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यदि कोई भी रिएक्शन अक्कर होती है। अब जैसा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन भी आगे 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज ए, बेसिकली हमारी जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो थर्मल डीकंपोजिशन होगी, थर्मल, एंड द सेकंड इज ए इलेक्ट्रोलिसिस, एंड थर्ड कौन सी होगी बच्चों, फोटोलिसिस। अब उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है हमारी, थर्ड कौन सी होगी, इनको सारे को एक्सप्लेन करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हमने इस वीडियो के अंदर कवर अप करना है। थर्ड रहेगी बच्चों हमारी जो रिएक्शन है हमारी, दिस इज कॉल्ड इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, तो कैसे करता है वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट का जो सेकंड नेम है दिस इज कॉल्ड इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जैसे बच्चों बबल्स होते हैं एक झाग के रूप में जो पानी के अंदर सोलेबल नहीं होते। और फिफ्थ रहेगी हमारी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप की हमारी रिएक्शंस रहेंगी, कैसे हम इनको इमेजिन कर सकते हैं, किस टाइप की हम डिटेल्स में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहेगा बच्चों वो रहेगा कोरोजन क्या होता है, एंड द रेंसिडिटी। तो ये टोटली हमने डिस्कस करने हैं अपने इस चैप्टर के अंदर कि किस किस प्रकार से हम इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो मैं आपको सारे डिटेल्स में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होगी, उसको हम कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करके चलेंगे हम केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल इक्वेशन से पहले हमें थोड़ा सा जर्नल जानना होगा कि हमें कोई भी कंपाउंड के फार्मूले आने चाहिए। अब कंपाउंड के फार्मूले आपको कैसे आएंगे, बेसिकली जैसा कि आपने 9th में किया था कि सपोज करो सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो इसका आपने फार्मूला बनाना बच्चों। तो कैसे बनेगा,
Na आपने यहाँ राइट डाउन किया, Cl यहाँ पर किया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है +1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फार्मूला क्या बन के आ जाएगा हमारे पास NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला ये बन गया। तो ये सारे फार्मूलेज आपको पहले लर्न होने चाहिए, वैलेंसेज आपको लर्न होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, फिर आपके फार्मूले बन सकते हैं, तभी आप केमिकल रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो डिटेल्स में मैं आपको बताता चलूंगा अपनी इस वीडियो के अंदर भी कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं बेसिकली। कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करे केमिकल रिएक्शंस के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए केमिकल इक्वेशन। उसको हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब बेसिकली केमिकल इक्वेशंस के अंदर बच्चों सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम। तो दोनों साइड्स में क्या होगा, सेम होगा। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस केस में A + B they gives the formation of a AB। अब इस केस में देखो सबसे पहले कि जो लेफ्ट साइड में होगा बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। इसको हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्रोडक्ट, जो हमेशा राइट साइड में होगा। इसको मैं राइट डाउन कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए राइट हैंड साइड। अब इस केस में देखो कि जो रिएक्टेंट्स होता है, रिएक्टेंट्स किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर रिएक्टेंट्स क्या होता है कि दो सब्सटेंस टेक इन ए केमिकल रिएक्शन। यहां पर इसको ऐसे राइट डाउन करना है आपने कि दो सब्सटेंस टेक इन केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट्स बोलोगे, कि जो आपने सब्सटेंस इनटेक किया है उसके अंदर। बेसिकली जैसे एग्जांपल के तौर पे A + B आपने इसको लिया है, तो इसको आप क्या कह रहे हो, रिएक्टेंट्स कह रहे हो। एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा। अब केमिकल इक्वेशंस, और यहां पर आप रिएक्शंस भी लिख सकते हैं इस केस में, रिएक्शंस। अब यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, जो प्रोडक्ट्स होता है कि द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि जो नया सब्सटेंस बनेगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। अब देखो इस केस में मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि एक रिएक्शंस ले लेते हैं हम कि मीथेन्स बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कि मीथेन को आपने बर्न्ड किया। देखो मैं पहले यहां पर वर्ड्स के रूप में ले लेता हूं, मीथेन्स आर बर्न्ड इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, अब इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली पहले हम वर्ड के बारे में लिखेंगे बच्चों, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, तो गिव्स द फॉर्मेशन। तो किसकी फॉर्मेशन देगा, बेसिकली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन देगा। तो यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल को रिप्रेजेंट करे उसको हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब बेसिकली सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर सेम। तो इस केस में क्या होगा, सेम होगा। अब रिएक्टेंट्स आपको पता लग गया कि वो सब्सटेंस हम जो टेक करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस के अंदर। अब जो नया सब्सटेंस बन के आता है, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे। अब इस केस में जो मैंने यहां पर राइट डाउन किया, तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए वर्ड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी बच्चों, वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्यों राइट डाउन किया भाई, देखो इस केस में सबसे पहले आपने वर्ड क्यों कहा, क्योंकि यहां पर मैंने सीधा ही लिखा इसको मीथेन, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशंस बोलेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली जो सीधा वर्ड्स को रिप्रेजेंट करे। अब ये वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यदि मैं इसके सिंबल्स के बारे में रिप्रेजेंट करूं, सिंबल्स के बारे में, तो सिंबल्स क्या होंगे बच्चों इस केस में, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ऑक्सीजन का क्या होता है O2। आपने बर्न किया, अब बर्न करने के लिए यहां पर एक ट्रायंगल के साइड लगा दीजिए या फिर हीट का साइन लिख दीजिए एज यू विश, ठीक है ना। तो किसकी फॉर्मेशन आई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये निकल गया। देखो अब ये क्या थी हमारी, दिस इज कॉल्ड इज ए वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। एंड दिस इज कॉल्ड इज ए सिंबल। जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करे वो क्या होगी, हमारी केमिकल इक्वेशन होगी। तो सिंबल्स भी मैंने यहां पर राइट डाउन किए,
क्लियर हो गया बच्चों? होपफुली आपको फील आया होगा कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले वर्ड इक्वेशंस को राइट डाउन करेंगे एंड सेकेंडली कन्वर्ट इनटू द सिंबल्स। अब मैंने क्या बताया, जो फॉर्मूला और सिंबल्स को बताए कौन सी साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब इस केस में देखो आगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे हमने इसको रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। अब इस केस में हम करेंगे कि राइट द केमिकल इक्वेशन, कि कैसे केमिकल इक्वेशन को राइट किया जाता है। हाउ टू राइटिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। अब इस केस में देखिए बच्चों कि सपोज करो आपने क्या लिया था, यहां पर A प्लस B लिया था, किसकी फॉर्मेशन आ गई, यहां पर AB की फॉर्मेशन आ गई। अब जो ये हमेशा होगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट एंड द राइट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट। एंड इस केस में क्या होगा, अब देखो सम किसके बीच में होगा, सम का मतलब प्लस का साइन किसके बीच में होगा बच्चों, रिएक्टेंट के साइड में भी होगा, और सम का जो मतलब प्लस का साइन किसके बीच में हो सकता है, प्रोडक्ट के बीच में भी हो सकता है। और जो एरो का साइन होगा दिस इज कॉल्ड इज ए एरो, इसको हम क्या बोलते हैं, एरो साइन। एरो साइन टू वर्ड्स किसकी तरफ होगा, ये टू वर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की साइड में एरो का साइन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये रिएक्टेंट्स है, प्लस का साइन है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स है 1 और 2। अब इस केस में यहां पर क्या बना, हमारा सिंगल प्रोडक्ट बना। कोई जरूरी नहीं है सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। अब जो एरो का साइन होगा वो किसकी तरफ होगा, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट की साइड में होगा। तो क्लियर हो गया ये भी कॉन्सेप्ट। अब इस केस में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहां पर मैं राइट डाउन कर देता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे बना, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैं जो हमने बैच स्टार्ट किया आप सभी के लिए दंगल। अब उस दंगल की जो फर्स्ट वीडियो हमारी आई थी बच्चों, उसमें मैंने यही सिखाया आपको जर्नल बेस कि फार्मूला कैसे बनते हैं, केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो कंपाउंड्स बनते हैं बेसिकली उनके फार्मूले कैसे रेडी किए जाते हैं। अब यहां पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना, अब ये भी आपका क्या है, रिएक्टेंट है, एंड दिस इज ए, इसका नंबर 1 दे देता हूं मैं, 1 रिएक्टेंट एंड दिस इज ए नंबर 2 रिएक्टेंट। अब ये दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। ये क्या बनाया बच्चों, एक प्रोडक्ट बना दिया। अब इस केस में एरो का साइन किसकी तरफ है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट की साइड में। अब इस केस में हमने थोड़ी सी चीज और करनी है कि भाई कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है दो टाइप की होती है। पहली है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड होती है हमारी बच्चों, इस साइड में मैं राइट डाउन कर देता हूं अनबैलेंस्ड, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सेकंड है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये 2 टाइप्स की होती हैं। अब जो बेसिकली यदि हम बात करें इसकी, तो अनबैलेंस को क्या बोलते हैं, स्केलेटल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है दूसरा, बेसिकली यदि बात करें तो स्केलेटल होगा, स्केलेटल एल, ठीक है, स्केलेटल। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह लिख देता हूं बच्चों, स्केलेटल, स्केलेटल टी है भाई ये, ठीक है ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब जो बैलेंस होगी, अब अनबैलेंस होगी, दोनों की डेफिनेशन सबसे पहले राइट डाउन करूंगा कि बैलेंस क्या होती है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड इन केमिकल इक्वेशन। क्या होंगे बच्चों इस केस में, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स के सेम होंगे बोथ साइड्स के अंदर किसी भी केमिकल इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल, साथ में एग्जांपल्स भी करते रहेंगे, जैसे C प्लस O2, तो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
अब इस केस में देखो कार्बन यहाँ पर 1 है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, इधर कार्बन हमारा कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो दोनों साइड में क्या है भाई ऑलरेडी क्लियर है, बैलेंस है। अब उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ साइड। सेम मतलब बोथ साइड का मतलब कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड्स के अंदर भी एंड द प्रोडक्ट साइड के अंदर भी, बोथ साइड्स के अंदर क्या होंगे बच्चों, इक्वल्स होंगे, इक्वल्स रूप में होंगे। अब सेम एज इट इज अनबैलेंस की बात करेंगे जिसको हम स्केलेटल भी कहते हैं। अब इस केस में क्या होंगे, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर। अब देखो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स, अब ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, ऐसे लिख दीजिए एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इन केमिकल इक्वेशन। हो गया क्लियर बच्चों, देखो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा होपफुली। अब इस केस में क्या है, अनइक्वल होंगे, इस केस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसको मैं एग्जांपल भी देता हूं आपको, अनबैलेंस का एग्जांपल मैं यहां पुट कर देता हूं आपके लिए। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसकी फॉर्मेशन थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब यहां पर देखो आप, मैग्नीशियम कितना है बच्चों 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, और इधर कितना है मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन कितनी है हमारी यहाँ पर 1 है। अब इस केस में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गई, ये अनबैलेंस हो गई। इसको में हम क्या लिखेंगे, अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब देखो भाई, मेथड यूज करने के लिए हमने अनबैलेंस हमारे पास पड़ी है जिसको हम स्केलेटल कहते हैं। अब स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए एक लॉ होता है जिसकी कॉल्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ क्या कहता है भाई, कि बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, कि मास को सुरक्षित रखना, ठीक है ना, कि साइड में, दोनों साइड्स के अंदर, रिएक्टेंट साइड्स के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी। अब जो बेसिकली मेथड यूज किया जाएगा वो मेथड होगा बच्चों इसके अंदर हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया था ये भी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मैं रियलिटी में एक जेन्युइन बात बता रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स को कि कंजर्वेशन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी कराऊंगा। अब देखो बैलेंस करने के लिए कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मेथड कौन सा होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical equation, in chemical reactions ही लिख लेते हैं, chemical reactions। कि मास क्या होगा, ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली जो इसके लिए मेथड यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है बेसिकली, कि जो बेसिकली क्या होगा, इक्वल नंबर, क्या होंगे इसके अंदर भी, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट in reactant and product side, reactant and product side are same। यदि सेम नहीं होंगे तो उनको वही मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी कोफिशिएंट नंबर से। अब वो कैसे करेंगे बेसिकली देखिए इसके अंदर, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूं कि केमिकल इक्वेशन के कुछ इंफॉर्मेटिव चीज होती हैं कि कैसे उनको बुलाया जाता है स्पेसिफिकली। अब देखो सबसे पहले, अब एस का मतलब क्या होता है, कुछ स्टेट होती हैं बेसिकली, किसी भी आप जो भी एलिमेंट्स लिखोगे, कंपाउंड्स लिखोगे, S4 क्या होगा बच्चों, सॉलिड होगा, और L4 क्या होगा, लिक्विड होगा, एंड G स्टैंड फॉर इज ए गैस होगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और भी है इसके अंदर, दो चार वर्ड मैं वो भी बता देता हूं आपको। ए क्या का मतलब क्या होगा, एक्वस होगा। उसके बाद यदि गैस का साइन ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या होगा, गैस बाहर निकल रही है, इवॉल्व ऑफ गैस,
गैस का निकलना, यदि साइन ऐसे की तरफ है, ठीक है ना, इवॉल्व गैस का बाहर निकलना। अब इस केस में ये सिंबल्स बेसिकली यूज किए जाएंगे। अब उस केस में एक चीज और बता देता हूं मैं, यदि नीचे की तरफ साइन होगा तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, पिटेट को रिप्रेजेंट करेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आगे जाके करेंगे हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बच्चों, इनसोलेबल सब्सटेंस, इसको कहते हैं जो बेसिकली क्या बनते हैं, झाग बनते हैं जिसमें, ठीक है ना, बबल्स वगैरह बनते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसका जो साइन होगा वो डाउनवर्ड की तरफ होगा, गैस का साइन क्या होगा, अपवर्ड की तरफ होगा। ये बेसिकली यूज किए जाते हैं हमारी केमिकल इक्वेशंस के अंदर। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं तो उसकी ये बेसिकली ये फिजिकल स्टेट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स के रूप में प्रेजेंट होंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो, अब हमने ये सभी आपने नोट करते रहना अपनी कॉपी के अंदर, ये फाइनलाइज है, बिल्कुल डीपली है ये सारा कुछ। अब हमने बैलेंस करना है बच्चों, तो बैलेंस करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करेंगे, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। अब हमारे पास सपोज करो कौन सी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, जैसे है Fe रिएक्ट विद वाटर, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो सिंबल किसकी तरफ है बच्चों, ऊपर की तरफ, मतलब हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्व हो रही है। अब इस केस में देखो, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपने क्या देखना है, यदि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक्स है भाई, इसको अपने माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली डाल लेना है कि हम सबसे पहले यदि हम अकॉर्डिंग टू द बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक की बात करें या कुछ भी करें, तो उस केस में क्या दिया हुआ है कि जैसे Fe है प्लस वाटर है H2O, तो इस केस में क्या होगा, गिव्स अस, इसको हम गिव्स अस बोलते हैं, जो एरो का साइन होगा, तो Fe3O4, ठीक है ना, प्लस H2। अब इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, अकॉर्डिंग टू द बुक की बात बताऊं मैं पहले, फिर आपको अपनी ट्रिक्स बताने वाला हूं कि ये आपको कहां पर रख दिया, ब्रैकेट में रख दिया। अब यहां पर आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा बेसिकली देखो, Fe कितना है यहां पर बच्चों 1, हाइड्रोजन कितना है यहां पर 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना है ओनली 1 टाइम। अब जो Fe है यहां पर कितना है 3 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है आपकी 4 टाइम्स, और जो हाइड्रोजन है इधर ये कितनी है 2 टाइम्स। अब इस केस में अब आपने लिखा, एक टेबल्स के रूप में लिख लो या विदाउट टेबल्स लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। अब इस केस में देखो, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन, मोर पोसेस नंबर है ये, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितनी है हमारी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन तो सेम है, प्लस ऑक्सीजन हमारी क्या है, सबसे ज्यादा पोसेस नंबर में है, कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस कौन सी है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब यहां पर ऑक्सीजन कितनी है हमारी 4 है। अब 4 है बच्चों, यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, ओनली 1 है। तो इस केस में हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो Fe को ब्रैकेट में रखा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O, तो इस केस में क्या हो गया, Fe3O4 प्लस H2, इनको भी हमने ब्रैकेट में रख रखा है। अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन कितनी होगी हमारी 8 टाइम्स हो गई, ऑक्सीजन कितनी होगी हमारी बच्चों 4 टाइम्स हो गई। अब इधर ऑक्सीजन कितनी थी हमारी 4 टाइम्स थी, Fe कितना था हमारा 3 टाइम्स था, हाइड्रोजन कितनी थी हमारी 2 टाइम्स थी, यहां पर Fe कितना था ओनली 1 टाइम। अब इस केस में देखना आपने, जब आपने यहां पर 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी हाइड्रोजन है वो भी कितनी हो गई 8 टाइम्स हो गई। अब इधर हाइड्रोजन कितनी है बच्चों ओनली 2 टाइम्स है। तो कैसे इसको बैलेंस करेंगे आप, अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बैलेंस करने के लिए आप क्या क्या करना है आपने, इसके अंदर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब हाइड्रोजन को बैलेंस की ट्राई करने की कोशिश करोगे। हाइड्रोजन को किससे करोगे ताकि वो 8 हो जाए, तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा इस केस में Fe प्लस 4H2O, एंड यहां पर क्या था बच्चों हमारा Fe3O4 प्लस, किससे मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को। सबको ब्रैकेट में रखो भाई, इसको भी ब्रैकेट में डाल के रखो, अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट्स की बात करते हैं। अब यहां पर देखो Fe कितना है आपका 1 टाइम, हाइड्रोजन कितनी है 8 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है बच्चों आपकी 4 टाइम्स, Fe3 कितना है यहाँ पर 3 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है ओनली 4 टाइम्स, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होगी आपकी 8। अब देखो हाइड्रोजन हमारी बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई इधर। अब किसकी बात रहेगी, सिर्फ ओनली आयरन की बात रहेगी। तो यहाँ पर ये 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, एंड यहां पर क्या बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये रिएक्शन क्या होगी बच्चों
बैलेंस हो गई। तो ऐसे आपने बैलेंस करना है। अब बेसिकली मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, ये ट्रिक्स आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि कैसे बैलेंस किया जाता है बेसिकली। अब हमारे पास है कि Na, अब नेक्स्ट है इसको ट्राई करना आपने कैसे बैलेंस करोगे और क्या क्या इसके लिए हम अपना सकते हैं। तो हमारे पास है Na रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ये वाटर के साथ, H2O के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसको हमने सबसे पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखो, इसको सबसे पहले कहां डाला, ब्रैकेट में डाल लिया, इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, इसको भी आपने ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 1 टाइम है, इधर भी 1 टाइम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइम्स है, इधर 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले किसको ट्राई करोगे बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को इस केस में। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे बच्चों, यहाँ 3 टाइम्स है, देखो भाई यहाँ 3 टाइम्स है हाइड्रोजन, और इधर साइड में कितना है, 2 टाइम्स है। अब देखो जब यहां पर क्या हो, ओड नंबर हो, ट्रिक्स को समझना ध्यान से, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो ट्रिक्स है ये 99.9% रियल में सक्सेस है। तो इवन से इसको मल्टीप्लाई कर दो। यदि यहां पर क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो कैसे करेंगे अब देखना आप ध्यान से। अब इस केस में ये आपने समझ लिया, ध्यान से देखना इसको। अब इस केस में हमारे पास हाइड्रोजन यहां पर कितनी है, हाइड्रोजन यहां पर 2 टाइम्स है। तो क्या करेंगे इस केस में, देखो स्टेप के अंदर Na प्लस H2O, और यहां पर क्या बनेगा बच्चों, NaOH प्लस H2। अब यदि मैं यहां पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितनी हो गई इस केस में 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 टाइम्स, Na कितना है यहां पर 1 टाइम्स, और Na इधर कितना है बच्चों 1 टाइम, ऑक्सीजन कितनी है 1 टाइम, हाइड्रोजन कितना है 1 टाइम, और इधर हाइड्रोजन कितनी है 2 टाइम। अब देखो हाइड्रोजन यहां पर 1 है, इधर कितनी है 2 टाइम्स है। तो कैसे करोगे, यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो करने से क्या हो गया, अब हाइड्रोजन हमारा बच्चों कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब हाइड्रोजन 2 टाइम्स हुआ तो ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स हो गई। अब सोडियम भी आपका क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, सारे क्या हो गए कन्वर्ट हो गए 2 टाइम्स के अंदर। अब जब 2 टाइम्स में कन्वर्ट हुआ तो देखो अब हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी बैलेंस हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 थी बच्चों, यहां भी 2 हो गई, प्लस बात किसकी रहेगी, ओनली सोडियम की रहेगी। तो सोडियम को क्या करोगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से आपने इनको बैलेंस करना है। और 2-4 रिएक्शंस कराता हूं आपको ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब देखो, अब हमने एक जनरल इक्वेशंस ली थी, जनरल इक्वेशंस कौन सी ली थी, बेसिकली Mg react with oxygen they gives the formation of a magnesium oxide। अब यहां पर देखो मैग्नीशियम कितना है 1 टाइम, ऑक्सीजन कितना है 2 टाइम्स, इधर कितना है मैग्नीशियम 1 टाइम, ऑक्सीजन कितना है 1 टाइम। अब इस केस में क्या करोगे, यहां पर 2 है बच्चों, तो इसका मतलब इसको हमने 2 करना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद सेकंड स्टेप में क्या है, मैग्नीशियम हमारा कितना हो गया 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 2 टाइम्स हो गया। अब इधर देखो, अब आपका ऑक्सीजन तो क्लियर हो गया दोनों साइड्स के अंदर, रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट साइड के अंदर, सिर्फ बात किसकी होगी मैग्नीशियम की। तो यहां पर क्या करोगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया, मैग्नीशियम आपका 2 हो गया, तो रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। तो कैसे लिखोगे 2Mg प्लस O2 they gives the formation of a MgO, और ये किसकी फॉर्मेशन में आएगी 2 की आएगी। तो ऐसे आपने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो बहुत आसान सा तरीका है बच्चों बिल्कुल बैलेंस करने के लिए। बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है कौन सा मेथड यूज किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड यूज होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो 2-4 रिएक्शन और कराता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। अब ये रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। देखो एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, जब गैस की बात होती है तो क्या लेके चलोगे मॉलिक्यूल्स, तो क्या लिखोगे H2, यहां पर गैस लगाओगे, सिंबल किसका है G का, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O2, और ये भी किसकी फॉर्म में है गैस की फॉर्म में।
तो किसकी फॉर्मेशन देगी यहाँ पर, ये वाटर की फॉर्मेशन देगी। तो क्या बनेगा, H2O। अब इस केस में जो वाटर आया ये क्या बन के आया बच्चों, आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब रियलिटी में देखो इस केस में क्या ये बैलेंस है, नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए देखो ऑक्सीजन कितनी है 2 टाइम्स, हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर 2 टाइम्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है बच्चों 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है 1 टाइम। अब कैसे करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन हमारी कितनी होगी बच्चों 4 टाइम्स होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी 2 टाइम्स। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब क्या करोगे आप इस केस के अंदर, अब ऑक्सीजन आपकी 2 हो गई, क्लियर हो गया, तो बैलेंस हो गई दोनों साइड्स में। अब रही बात किसकी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर आपकी कितनी है 2 टाइम्स, तो क्या करोगे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेकंड स्टेप में क्या हो गया, हाइड्रोजन आपकी 4 टाइम्स हो गई, तो रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। तो कैसे लिखोगे 2H2 प्लस O2 दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ ए 2H2O। तो ऐसे आपने सभी इक्वेशंस को बैलेंस करना है। उसके बाद बच्चों एक 2-4 रिएक्शंस और कराता हूं आपको ताकि प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए आपकी। अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारे पास FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड Fe3 प्लस SO3 प्लस SO2। अब इस केस में देखो, अब यहां पर क्या है आपकी रिएक्टेंट साइड में, Fe कितना है बच्चों 1 टाइम, सल्फर कितना है 1 टाइम, ऑक्सीजन कितनी है 4 टाइम्स। अब इस केस में Fe कितना है आपका 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है 3 टाइम्स। अब यहां पर सल्फर 1 टाइम, ऑक्सीजन 3 टाइम, सल्फर 1 टाइम, ऑक्सीजन 2 टाइम्स। अब देखो टोटल सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन को, 3 3 6 और 2 कितनी हो गई 8 हो गई। अब इस साइड में कितनी है बच्चों 4 टाइम। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि होगी बैलेंस। अब इस केस में देखो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करोगे, जो हमारा सेकंड स्टेप आया तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा Fe2 हो गया बच्चों, S कितना हो गया ये भी 2 टाइम्स हो गया, ऑक्सीजन कितनी हो गई 8 टाइम्स। अब देखो कंपैरिजन करके देखते हैं, Fe कितना हो गया 2 टाइम्स तो बैलेंस हो गई, S कितना है 2 टाइम्स, 1 टाइम इधर है 1 टाइम इधर है, ठीक है ना, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर 8 हो गई, इधर कितनी है बच्चों 3 3 और 2 तो 8 हो गई। तो ऐसे आपने बैलेंस करना है, इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट्स आर बोथ साइड, मतलब दोनों साइड्स में सेम होनी चाहिए, रिएक्टेंट साइड्स में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो ऐसे आपने बैलेंस करना है। और एक रिएक्शन कराता हूं बच्चों आपको, बेसिकली देखो इस केस में काफी रिएक्शंस हैं इस टाइप की जो बैलेंस करनी होती है आपने। हाँ, मैग्नीशियम रिएक्ट विद H2SO4, मैग्नीशियम प्लस H2SO4 दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का सिंबल ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। अब इस केस में देखो एसिड कोई रिएक्शंस दे देगा आपको बोर्ड एग्जाम्स में और आपको बैलेंस करनी होगी। अब ये नहीं पता होता कि वो रियलिटी में ही बैलेंस हो या फिर अनबैलेंस हो सकती है। अब M क्या है यहाँ पर 1, H कितना है बच्चों 2 टाइम्स, S कितना है 1 टाइम, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 टाइम। M इधर देखिए 1 टाइम, S कितना है 1 टाइम, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4 टाइम, हाइड्रोजन कितनी है बच्चों 2 टाइम। अब देखो ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, तो क्लियर होगी बैलेंस। सल्फर 1 है तो सल्फर इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, और मैग्नीशियम तो ये ऑलरेडी बैलेंस थी। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन दे सकता है जो आपको बैलेंस करनी ऑलरेडी होगी और आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि यार बैलेंस कैसे किया जाए। बेसिकली तो बैलेंस करने के लिए आपको उसको बैलेंस करना होगा। अब स्टेट्स लगानी होगी बच्चों, ये स्टेट कौन सी है सॉलिड, बेसिकली ये कौन सी स्टेट है एक्वस, और जो ये स्टेट आएगी ये किस फॉर्म में आएगी, ये भी एक्वस में आएगी सॉल्ट की फॉर्मेशन में, और वो क्या होगी गैस की फॉर्मेशन में होगी। तो स्टेट भी आपने बिल्कुल राइट डाउन करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं बेसिकली जो आपने राइट डाउन करना होता है। तो बच्चों ये थी हमारी बेसिकली बैलेंस कि कैसे आपने बैलेंस करना होता है, कि केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे बैलेंस किया जाता है। ऐसी और भी मैं 1-2 रिएक्शंस करा देता हूं आपको ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। देखो NaCl है, एक कराते हैं भाई Pb वाली, लेड नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस दे गिव द फॉर्मेशन। जब आपने इसको हीट किया, ये सिंबल किसका है बच्चों हीट का, तो किसकी फॉर्मेशन दे रहा है ये PbO की, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस क्या निकालेगा ये ऑक्सीजन गैस निकालेगा। अब इस केस में देखो, अब यहां पर Pb कितना है बच्चों, Pb हमारा जिसको लेड को कहते हैं 1 टाइम है, नाइट्रोजन कितनी है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन कितनी है 6 टाइम। यहां पर Pb कितना है हमारा 1 टाइम,
ऑक्सीजन 1 टाइम इधर है, और इधर नाइट्रोजन कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी है इस साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन इधर कितनी है बच्चों 2। अब सबसे पहले देखो ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर कितनी है 1 2 और 5, मतलब उधर ऑड नंबर है, इधर क्या है बच्चों इवन नंबर है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको हमने सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन कितनी है 2 टाइम्स, उधर कितनी है 1 टाइम। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सपोज करो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को लेके चलते हैं। अब नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, इधर 2 टाइम्स है, इधर कितनी है बच्चों 1 टाइम है, मतलब ऑड नंबर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इवन नंबर लगाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 2 लगा दिया, सपोज कीजिए। अब 2 लगाने से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई, प्लस ऑक्सीजन का इश्यू हो गया। ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर 4 हो गई ऑक्सीजन, और ये फिर भी ऑड नंबर आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस केस में क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन हमारी 4 टाइम्स हो गई और ऑक्सीजन कितनी हो गई 2 टाइम्स हो गई, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन हमारी ऑक्सीजन कितनी हो गई 8 टाइम्स हो गई। अब इस केस में देखो, अब ऑक्सीजन इधर 8 है टोटल, ठीक है ना, इधर कितनी है बच्चों 2 है, तो कितनी हो गई टोटल 10, और ये क्या है हमारी 1 है। अब इस केस में यहां पर कितनी रहेगी 6 रहेगी, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पीबी कितना आ गया हमारा 2 टाइम्स, नाइट्रोजन कितनी आ गई बच्चों 2 2 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बच्चों 12। अब इस केस में देखो, अब जब लेड कितना हो गया 2 टाइम्स, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई की दिए भाई, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर लेड कितना हो गया 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन कितनी होगी बच्चों 2 टाइम्स हो गई। अब देखो कैलकुलेट करो, लेड 2 टाइम्स, लेड 2 टाइम्स, बैलेंस हो गया लेड। अब नाइट्रोजन 4 टाइम्स, नाइट्रोजन इधर भी 4 टाइम्स, ऑक्सीजन इधर कितना है 12, इधर कितनी है बच्चों 8 और 2 10, और ये कितनी हो गई 2, तो ये ऑलरेडी क्या हो गई बैलेंस। तो ऐसे आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजी वे से बैलेंस करना है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की है हमारी, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है ना। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए जो लॉ लगता है बेसिकली वो कौन सा लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और मेथड जो लगेगा बच्चों हीट एंड ट्रायल्स मेथड लगेगा, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था बेसिक फॉर्म्स के अंदर की केमिकल जो रिएक्शंस होती है बेसिकली इसके अंदर चेंजेस आते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है बच्चों, एक केमिकल चेंज होता है, कि चेंजेस कैसे आए। अब उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे वाटर से आइस का बनना, तो दिस इज कॉल्ड एज ए फिजिकल चेंज। अब वो रिवर्स है तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट में लग जाना, अब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। अब उस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो एक नया सब्सटेंस बना देते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर। अब उनकी जो प्रॉपर्टी होगी बेसिकली बच्चों वो क्या होगी, डिफरेंट होगी हर एक सब्सटेंस की। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने क्या लिया था A प्लस बी, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए बी। अब यहां पर क्या ये सिंगल रिएक्टेंट है, यहां पर ये क्या बना, ओनली 1 प्रोडक्ट बना। तो दिस इज कॉल्ड इज ए रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगा और जो हमेशा राइट हैंड साइड में होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट होगा। अब जो एरो का साइन होगा, एरो टूवर्ड्स इन दी प्रोडक्ट, वो किसकी साइड में होगा, प्रोडक्ट साइड में। अब देखिए कि रिएक्टेंट क्या होता है, कि द रिएक्टिंग स्पीसीज, ऐसे भी इसको राइट डाउन कीजिए कि रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है बेसिकली, कि द रिएक्टिंग स्पीसीज लाइक कौन कौन सी होंगी यहां पर बच्चों, एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस, कॉल्ड रिएक्टेंट। उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट कहोगे। अब देखो कि जो स्पीसीज आपने ली है उसको आप क्या बोल रहे हो, रिएक्टेंट्स बोल रहे हो। और जो नया सब्सटेंस बन के आया कि द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये ऐसे लिखिए, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बन के आया वो प्रोडक्ट होगा।
फॉर एग्जाम्पल अब आपने क्या लिया, सपोज कीजिए आपने यहां पर कोई भी, बेसिकली हमने किया था केमिकल इक्वेशंस के अंदर कि जैसे आपने ले लिया बच्चों मैग्नीशियम, रिएक्ट विद एन ऑक्सीजन, इसको बर्न कर रहे हैं, देगी द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो नया सब्सटेंस बन के आया क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। वो क्या लिया आपने, रिएक्टेंट लिया। तो क्लियर हो गया आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब इस केस के अंदर काफी बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर हाउ कैन यू इमेजिन कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अक्कर हुई है तो कैसे बता पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई केमिकल रिएक्शंस अक्कर हुई है। तो देखो बच्चों इस केस में क्या होगा, स्पेशली देखिए इस केस में क्या होगा, सबसे पहले चेंज इन कलर, उस सब्सटेंस का कलर क्या होगा, चेंज होगा। सपोज करो ए का कलर यहां पर व्हाइट है, अब इसका भी व्हाइट है, तो इसका सपोज करो क्या आ गया, जब इसकी रिएक्शन हुई वो ब्राउन कलर आ गया सपोज, ठीक है ना, सेम एज इट इज। सेकेंड तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट मीन्स क्या होगा, वो सॉलिड से था तो उस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। यदि लिक्विड था तो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, गैस के अंदर। क्लियर हो गया ये भी। थर्ड पॉइंट तो क्या होगा उस केस में, चेंज इन टेम्परेचर, उसका बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। मींस जैसे एग्जांपल यहां पर टेम्परेचर कुछ था, जब रिएक्शन हुई तो टेम्परेचर में भी चेंज आ गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना, कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस अक्कर हुई बेसिकली होने से उसके अंदर से गैस का बाहर निकलना, वो केस कौन सा होगा, एवोल्यूशन वाला। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट एक और लिख सकते हैं बच्चों आप इसके अंदर, प्रेसिपिटेट इज फाउंड, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये सर प्रेसिपिटेट क्या होते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड लाइक इज ए बबल्स, इनसोलेबल सब्सटेंस, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब अक्कर होती है तो उसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, कि वो जो भी आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, बेसिकली उसके अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होते, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कह देते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस अक्कर होगी, इट मींस चेंज इन कलर, उसका कलर चेंजेस आएगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, एवोल्यूशन ऑफ ए हीट या गैस वहां से निकलेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो प्रेसिपिटेट भी उस केस में क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों बेसिकली कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, अब केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस की थी तो साथ साथ वो भी बताते रहेंगे कि आपको कि केमिकल इक्वेशन के टाइप में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, बेसिकली मैं बता दूं आपको 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हैं जो हमने क्लास 10th के अंदर करनी है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अब हमने पहली ले ली यहां पर बच्चों, A+B दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ AB, किसकी फॉर्मेशन दे दी इसने, AB की। सेकेंड मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया AB दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ A+B, इसको हम इमेजिन करेंगे कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। थर्ड मैंने यहां पर राइट डाउन कर दिया बच्चों A+AB+C दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ AC, तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहां पर, A+BC की फॉर्मेशन होगी, ये मैंने फोर्थ राइट डाउन कर दी। एंड द फोर्थ जो होगी हमारी, ये हमारी थर्ड थी बच्चों, जो फोर्थ होगी हमारी वो क्या है, AB+CD, सो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ AC+BD। अब आपने इमेजिन करना है बेसिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमने 100% अपने साइंस में लेने हैं, तो कैसे लेने हैं भाई, साथ साथ चलना पड़ेगा अपने दंगल बैच के साथ साथ, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। अब इस केस में आप इमेजिन करोगे कि कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, कौन सी रिएक्शंस होगी बेसिकली। अब देखो बच्चों इस केस में क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट, ये आपका रिएक्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट भी कितने हैं यहां पर, 2 हैं, 1+1 मीन्स लाइक इज ए 2 रिएक्टेंट। यहां पर कितना है, ओनली 1 प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बना बच्चों यहां पर, ओनली 1 प्रोडक्ट, ठीक है ना। सेम एज इट इज यहां पर जो रिएक्टेंट है आपका,
रिएक्टेंट कितना है आपका 1 है, और जो प्रोडक्ट बना आपका वो कितना बना यहाँ पर 2 एंड मोर। प्रोडक्ट कितने बने 2 बने, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। अब यहां पर इस केस में क्या हुआ, ये ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर कैसे हुआ कि जो यहाँ बी था ये ट्रांसफर किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। अभी ट्रांसफर हुआ तो इसकी भी बात करेंगे कि कैसे ट्रांसफर हुआ, क्या रीजन है इसका। अब इस केस में क्या हुआ कि ए के साथ तो क्या आ गया बच्चों, सी आ गया। देखो ए के साथ तो सी आ गया और बी के साथ क्या चला गया, डी चला गया। तो इसके आयंस आपस में या मॉलिक्यूल्स क्या हुए, चेंज हुए, एक्सचेंज हुए। अब इस केस में देखेंगे, सबसे पहले देखो जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड, फर्स्ट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड होगी हमारी बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। And the third reaction is called as a displacement reaction. And the fourth is a double displacement reaction. Double displacement reaction. अब देखो भाई बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि रिएक्शंस कैसे बनेगी, कैसे उसको बैलेंस किया जाएगा। अब बेसिकली जो 5th नंबर की है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं, 4 टाइप की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। अब देखो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अब डेफिनेशन बनाना भी बहुत इजी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस केस में क्या लिया कि व्हेन 2 or more reactant react to form a single product। क्या दे रहे हैं बच्चों, वो एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं या 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एक सिंगल प्रोडक्ट की। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मतलब केमिकल वे के। अब केमिकल वे से क्या एग्जांपल लिया मैंने, जैसे एग्जांपल Mg, मैग्नीशियम बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन दे दी बच्चों उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन दे दी। प्लस इस केस में क्या हुआ, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। हीट एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कोई भी केमिकल रिएक्शन अक्कर हो गई तो उसमें ऑटोमेटिकली यार हीट निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है ना। कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या करती है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, कुछ हीट को बाहर निकालती हैं। अब इस केस में आपने क्या लिया, एग्जांपल दे दिया मैंने किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इस केस में मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको सभी को, देखना ध्यान से कि नेक्स्ट एग्जांपल है बेसिकली बच्चों, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेसिकली ये रिएक्ट करेगा भाई वाटर के साथ। कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर, दे गिव द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस क्या निकल रही है, हीट एनर्जी। अब देखिए इस केस में दिस इज कॉल्ड इज ए क्विक लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, या फिर इसको बच्चों बोलेंगे लाइम। एंड दिस इज कॉल्ड इज ए कॉमन नेम। ये क्या नाम है इसका, कॉमन नेम। एंड द केमिकल नेम इज ऑल्सो, केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होगा इस केस में कि व्हेन ए क्विक लाइम्स react vigorously with water, they gives the formation of a slake line. This is called as a slake line. और बेसिकली इसको जो हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या होगा इसका बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड, बाहर निकल रही है इस केस के अंदर। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको साथ साथ करते चलिए। बोर्ड एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है कि बेसिकली जो व्हाइट वाशनिंग के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, स्लेक लाइन। अब स्लेक लाइन कहां यूज करते हैं, व्हाइट वाशनिंग के लिए। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब कैसे यूज किया जाता है कि जब क्विकलाइम में से वाटर विगरसली रिएक्ट करता है तो दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए स्लेकलाइम प्लस हीट एनर्जी। अब सेम एज इट इज कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आपने क्या गुजारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू। आफ्टर 2 and 3 days, 2 या 3 दिन के बाद उस केस में क्या होता है बेसिकली कि जो व्हाइट वाशनिंग आ जाती है, जैसे आपके घरों पे वॉल पुट्टी जिसे कहते हैं बेसिकली। अब इसकी जो रिएक्शन बनेगी दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी फॉर्मेशन देगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या निकलेगा बच्चों, वाटर। कब आएगी ये व्हाइट वाशनिंग, बेसिकली आफ्टर 2 and 3 days के बाद। कब आएगी बच्चे, 2 and 3 days के बाद। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। बेसिकली व्हाइट वाशनिंग के लिए क्या यूज किया, स्लेक लाइम, कि व्हेन ए स्लेक लाइम पास थ्रू इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड आफ्टर 2-3 days दे गिव्स द फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन देगा ये, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और जो शाइनी अपीयरेंस देगा, किस पे देगा भाई ये, शाइनी ऑफ वॉल्स, जो आपकी वॉल्स होती है उनपे ये शाइनी अपीयरेंस देगा। अब इस केस में देखो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज कॉल्ड एज ए कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिकली इसका नाम हो गया केमिकल नेम। अब जो इसका कॉमन नेम है बच्चों, कॉमन नेम क्या होगा इसका, दिस इज कॉल्ड एज ए मार्बल, चौक एंड द लाइमस्टोन, सो दिस इज द कॉमन नेम। इसका क्या नाम हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। और एग्जांपल दे सकते हैं हम बेसिकली इसका बर्निंग ऑफ कोल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ही दे रहे हैं अभी बेसिकली। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चा इसको, कि नेक्स्ट एग्जांपल कर रहा हूं मैं यहां पर कि बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना। अब बेसिकली देखो बर्निंग ऑफ कोल क्या होती है हमारी, कार्बन। अब आप कार्बन क्या लेके चलोगे, सी प्लस रिएक्ट विद इन ऑक्सीजन या बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसकी फॉर्मेशन देगा ये, गैस के रूप में। अब इस केस में आप बेसिकली ये जो मैंने बताया था आपको कि S फॉर सॉलिड जो स्टेट होती है बेसिकली, L फॉर लिक्विड एंड G फॉर इज ए गैस एंड A क्या हो फॉर इज ए एक्वस, ये आपका क्या होगा एक्वस। अब इस केस में ये सॉलिड होगा, ये आपकी क्या होगी, गैस होगी। तो हीट किया तो हीट करने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों इसके अंदर कि रिएक्शन विद, जो थर्ड एग्जांपल है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपको पता ही है वैसे बेसिकली किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो किसकी फॉर्मेशन देगा ये, अब देखो इस केस में हाइड्रोजन गैस H2 गैस की बात हो रही है तो किसकी फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। तो यहां पर क्या लगाओगे, G प्लस ऑक्सीजन गैस G, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर। किसकी फॉर्मेशन देगा बच्चों, ये वाटर की फॉर्मेशन देगा। द स्टेट इज ए लिक्विड स्टेट, तो ये किस स्टेट में होगा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा। अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों सेकंड, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है हमारी। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन अभी जस्ट मैंने बताई थी आपको कि जो हमारी सेकंड रिएक्शन है वो कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकंपोज मतलब टूटना। अब इस केस में डीकंपोज कैसे होगा, ब्रेक होगा। तो डीकंपोज मीन्स क्या होता है बच्चों, ब्रेक होना, टूटना। अब इस केस में क्या होता है, देखो अभी हमने किया था ए बी, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी, मीन्स लाइक इज ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज किसमें हो गया, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। किसमें डिकम्पोज हो गया, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। प्लस इसको क्या चाहिए यहां पर, हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज, मतलब टूटने के लिए हीट एनर्जी चाहिए। अब इस केस में देखिए कि जो इसकी डेफिनेशन होगी क्या लिखोगे आप, कि व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट is decomposed into 2 or more product, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में वो टूटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिए बेसिकली अब डीकंपोजिशन रिएक्शन भी आगे 3 टाइप्स की होती है बच्चों।
अब उससे पहले मैं इसकी एक रिएक्शन करा देता हूं आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो उससे पहले देखिए द टाइप्स ऑफ, यहां पर लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट कौन सी है? थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखना भाई ध्यान से, कभी आप बोर्ड में लिख दो ऐसे RX एंड ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, तो ध्यान से इसको आपने रिएक्शंस पूरा लिखना है। थर्मल मींस क्या होता है बच्चों? थर्मल मींस होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होगा? हीट। अब सेकंड है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस मींस क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट या करंट ओनली, करंट इसको आप लिख सकते हैं। थर्ड है हमारी फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, ठीक है, फोटोलिसिस भी कहते हैं इसको, फोटोलिटिक भी कहते हैं। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। मीन्स लाइट। फोटोलिसिस मीन्स क्या होगा बच्चों? सनलाइट या लाइट। सनलाइट भी लिख सकते हैं और लाइट भी लिख सकते हैं। तो 3 टाइप्स की हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है। फर्स्ट कौन सी है? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज ए फोटोलिसिस, या फिर इसको हम फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि बेसिकली देखिए कि द रिएक्शन use energy in the form of heat। इसमें जो बेसिकली बच्चों एनर्जी चाहिए वो किसके रूप में चाहिए? हीट के रूप में। हीट चाहिए इसको। अब जो यदि हीट मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन डीकंपोज होगी, वो टूटेगी। अब फॉर एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया? हीट कर दिया। हीट करने से ये क्या हो गया? डीकंपोज हो गया। किसके अंदर डीकंपोज हुआ? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल CaO प्लस CO2, इसमें टूटा ये कि कैल्शियम कार्बोनेट आप लेके चले तो ब्रेक इसमें हुआ एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया ये। सो दिस इज कॉल्ड इज ए क्विक लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्विक लाइन। एंड दिस इज कॉल्ड इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगी? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? थर्मल डीकंपोजिशन। अब आप जानोगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एनर्जी चाहिए। एनर्जी को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी कोई केमिकल रिएक्शंस अक्कर होगी इन केस ऑफ ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। एनर्जी किसको मिली? इसको। यहां पर आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली प्लस एनर्जी, हीट लिख सकते हो। हीट का मतलब मैंने ऊपर लगा दिया कैटलिस्ट के रूप में, तो यहां भी लगा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब उस केस में देखो, अब मैं सबसे पहले आपको एक एक दो एग्जांपल करा देता हूं इसके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों वेरी बार पूछा गया है ये, तो इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब देखो सबसे पहले, अब इसी थर्मल डीकंपोजिशन का दूसरा एग्जांपल दे देता हूं कि 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट FeSO4 इज हीटेड। इसको हम हीट कर रहे हैं, एक्टिविटी के रूप में क्वेश्चन आता है। दिस इज कॉल्ड इज ए एक्टिविटी, ठीक है ना? ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से वाला है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन वाला। डीकंपोजिशन रिएक्शन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है ये। अब इस केस में क्या होगा? 2 ग्राम ऑफ ए फेरस सल्फेट। सेकेंड क्वेश्चन होगा 2 ग्राम ऑफ ए लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है ना? PbNO3 का ट्वाइस होता है। और 2 ग्राम ऑफ ए कॉपर नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस। तो देखो इस क्वेश्चन को बड़े डीपली वे से देखना है आप सभी ने, हीट करना है इसको। इसका एग्जांपल है ये थर्मल डीकंपोजिशन का, जो मैंने अभी करके दिखाया कि द रिएक्शन यूज इन द फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। किसकी फॉर्म में है ये? एनर्जी की फॉर्म में। अब इस केस में देखना कि 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए फेरिक ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन देगा ये? Fe3O4 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस केस में आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे भाई? देखो इसको सबसे पहले आपने बैलेंस करना है फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड बच्चों एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जो आयरन है ये डबल ऑक्साइड भी बनता है और ये ट्रिपल ऑक्साइड भी बनता है। तो इस केस में क्या बनेगा? ये डबल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना?
फेरिक ऑक्साइड। अब बैलेंस करने के लिए Fe है ऑलरेडी, 2 यहां लगा दिया आपने, ब्रेक हो गया। अब इस केस में इसकी ऑब्जर्वेशन आती है कि भाई क्या था, ये जो इसका बेसिकली जो कलर था, इसका कलर क्या था बच्चों, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। किसका था ये, फेरस सल्फेट को हीट किया तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली प्रेजेंट करते हैं, वो डिकम्पोज हो गए किसके अंदर, फेरिक ऑक्साइड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। जो इसकी ऑब्जर्वेशन आती है बेसिकली, तो क्या फॉर्मेशन मिली हमें यहाँ पर, फेरिक ऑक्साइड मिला। और जो इसके अंदर सेकेंड ऑब्जर्वेशन दे सकते हो, तो ये बर्निंग किसकी देता है बच्चों, ये बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, सल्फर की बर्निंग स्मेल देगा। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन मैंने करा दी। पहली कौन सी है, फॉर्मेशन किसकी दी इसने, फेरिक ऑक्साइड की, फेरिक ऑक्साइड। पूरी रिएक्शंस आपने कर दी। एंड द नेम ऑफ दिस रिएक्शन कौन सा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को भी हीट करना है तो क्या बनेगा, PbO, लेड ऑक्साइड प्लस क्या निकलेगी, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो इसको हमने बैलेंस साथ साथ कर लिया। तो बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी यहां पर ये बैलेंस है, सेम एज इट इज। जो कॉपर वाली है बच्चों, ये भी क्या बनेगी, CuO प्लस क्या निकलेगा, 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन में क्या पूछा जाता है, द कलर, कलर कौन सा है बच्चों इसका, ऑक्साइड का, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड का। तो किस कलर का होगा ये, येलो इन कलर का होगा, ये पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन के अंदर। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का कलर बेसिकली क्या होगा, ब्लैक। अब इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस इज फॉर्म्ड, विच गैस इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो कौन सी गैस फॉर्म्ड हुई, वो ही बच्चों आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड हुई। एंड सेकेंडली अब इसमें पूछा जाता है कि ये कौन से फ्यूम्स देती है, ये ब्राउन फ्यूम्स देती है बच्चों, ब्राउन फ्यूम्स। कौन से फ्यूम देगी, ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। बेसिकली ये पूछा जाता है कि विच गैस इज फॉर्म्ड एंड नेम ऑफ द गैस इज ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द गैस इज ए ब्राउन फ्यूम इज प्रोड्यूस। तो ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है बेसिकली। तो ये मैंने इसको नोट कर दिया। तो क्लियर हो गया आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा थर्मल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वाला, हमारा नेक्स्ट वाला है बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक ये मेन पर्पज है इसके अंदर कि भाई आप इस केस में क्या कर रहे हैं कि आपने कोई भी एक बीकर लिया जस्ट, अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। अब 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ यहां पर आपके क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर का मतलब H2O। अब इसमें आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ किसकी मिला दी, HCl की मिला दी। तो HCl की मिलाने से बेसिकली क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं बच्चों, आयंस। अब वो आयंस कौन से बनेंगे वो सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो क्या होता है कि जब H2O के अंदर से 2 मॉलिक्यूल के अंदर से आपने करंट को पास किया, कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इन दी वाटर मॉलिक्यूल्स दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए H2 प्लस O2। तो मतलब ये 2 आयंस निकले। अब आयंस का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ये कौन से हो गए, नेगेटिव आयंस हो गए। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो इस केस में क्या होगा कि द हीट एनर्जी, जो एनर्जी मिली, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। अब इसका बेसिकली मैंने रिएक्शंस भी कर दी। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बेसिकली कौन सा है इसके अंदर, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक वाला। अब फोटोलिसिस या फोटोलिटिक के अंदर क्या करना है आपने, देखिए इसके अंदर बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि टेक इन ए चाइना डिश। आपने एक चाइना डिश को लिया। अब ये चाइना डिश क्या होती है, बेसिकली एक कांच की बनी होती है जो आपको लैब में दिखाई देगी आपकी। इस चाइना डिश के अंदर आपने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन किसका ले लिया, AgCl का या फिर AgBr का, ठीक है ना। ये चाइना डिश आपने ऑलरेडी ले रखी है। अब इसके ऊपर यदि कोई भी सन की रेज पड़ती है, दिस इज कॉल्ड एज ए सन, ये सन की रेज पड़ेगी या कोई लाइट रेज पड़ती है, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, किस प्रकार की रिएक्शंस होगी। अब इस केस में फोटोलिसिस की क्या होगी, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सनलाइट। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। किसकी फॉर्म में होगी बच्चों, वो सनलाइट की, ठीक है ना। अब इस केस में देखो कि आपने क्या लिया, 2AgCl ले लिया कि व्हेन 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड इट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। यदि इसको हम सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने से किसकी फॉर्मेशन देगा, ये 2Ag
प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी। अब जो इसका बेसिकली कलर था बच्चों, वो कौन से कलर का था? व्हाइट का था। यहाँ पर जो कलर आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? ग्रे कलर ऑफ द सिल्वर। तो सिल्वर का जो कलर होगा बेसिकली वो कौन सा होगा? ग्रे कलर में होगा। तो क्लियर हो गया ये भी। सेम एज इट इज जो इसकी रिएक्शन आप करना चाहो AgBr की, तो टू AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। सनलाइट ये क्या है? कैटलिस्ट कहते हैं हम इसको, बेसिकली जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जो ये कैटलिस्ट होता है बच्चों। तो क्या देगा ये? Ag प्लस कौन सी गैस देगा? ब्रोमीन गैस। ये ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बनती है फोटोलिसिस वाली या फोटोलिटिक, कि आपने क्या लिया कि टेक ए चाइना डिश एंड द 2 ग्राम ऑफ ए, क्या ले लिया इसके अंदर? 2 ग्राम ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। कि व्हेन ए सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन इट क्या होगा? ये डिकम्पोज होगा। किसके अंदर डिकम्पोज होगा बच्चों? इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट इट डिकम्पोज इन द फॉर्म ऑफ ए सिल्वर एंड ए क्लोरीन गैस इज फॉर्म। तो कौन सी गैस फॉर्म होगी यहाँ पर? आपको क्लोरीन गैस फॉर्म होगी। तो क्लियर हो गया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि पूछा जाए तो। अब उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो थर्ड वाली थी डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब जो थर्ड था, हमने जो थर्ड किया था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, ठीक है ना। अब बेसिकली हमने क्या लिया था? AB प्लस C ले लिया। तो इस केस में क्या हो गया? A प्लस BC हो गया, मतलब ये इसके साथ शिफ्ट हो गया यहां से। अब इस केस में क्या होगा? देखिए ध्यान से कि क्या हुआ कि जो C था उसने डिस्प्लेस कर दिया किसको? B को। अब जो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे बेसिकली, देखिए ध्यान से कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैव टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट is called displacement reactions। तो क्लियर हो गया बच्चों कि जो मोर रिएक्टिव होता है बेसिकली वो डिस्प्लेस कर देता है, मतलब वो उसकी जगह पे आ जाता है और दूसरा सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। अब इसके काफी एग्जांपल्स है बेसिकली, तो एग्जांपल्स मैं ले लेता हूं यहां पर। जैसे Zn रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट CuSO4। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Zn को वहां पर आ जाएगा कॉपर की जगह पर, तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा। अब इस केस में देखिए कि जो जिंक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए उसने क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब इस केस में देखिए सबसे पहले कि जो बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे होगा इस केस के अंदर? देखना आप सबसे पहले तो सॉल्यूशन कैसे होगा बच्चों इस केस के अंदर? जो ग्रे कलर होगा, ग्रे कलर किसका होगा? जिंक का, ठीक है ना। ग्रे कलर होता है ये बेसिकली। और जो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर में होगा। अब जो ये जिंक सल्फेट आपका बन के आएगा, ये किस कलर का होगा? दिस इज कॉल्ड इज ए कलरलेस, ये आपका कलरलेस होगा। अब इसका एग्जाम्पल एक दो और दे देता हूं मैं बेसिकली। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास Fe रिएक्ट विद CuSO4। Fe जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा? देखिए यहां पर FeSO4 प्लस क्या निकल जाएगा? कॉपर निकल जाएगा। इस केस में क्या है? आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर सल्फेट। तो इस केस में क्या है कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है किससे? वही कॉपर सल्फेट से। तो इसके बेस पे एक एक्टिविटी आती है बच्चों कि आपने क्या लिया? टेक ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्यूशन ले रखा है, किसका सॉल्यूशन ले रखा है? कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? आयरन की नेल्स को डिप कर दिया। जब आयरन की नेल को डिप किया तो डिप करने से ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो कलर था बेसिकली इसका कलर था ब्लू इन कलर, ब्लू कलर में था। अब उस केस में जो कलर चेंज होगा तो वो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा। जो FeSO4 का जो कलर होता है बच्चों वो क्या कर देगा? इसको ब्राउनिश फेड कर देगा, ठीक है ना। ब्राउनिश कलर में ले आएगा इसको, ब्राउनिश कलर या ब्राउनिश फेड कलर कहते हैं इसको, फेड कलर, ठीक है ना, उसके अंदर चेंज कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है, कि व्हाट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाई इज कॉल्ड एज ए डबल। तो ये साथ साथ आपने करते रहना है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो दंगल है आपको पता ही है ऑलरेडी। बच्चों बिल्कुल डीप क्वेश्चंस करने हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं करेंगे अपने इस बैच के अंदर। तो जो फोर्थ है हमारे पास
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो सेकंड नेम है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? इनसोलेबल सब्सटेंस, इनसोलेबल सब्सटेंस is formed in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे बच्चों? इनसोलेबल सब्सटेंस बनेंगे। और जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? ए बी प्लस सी डी लिया था। अब इस केस में क्या है? ए किसके साथ आ जाएगा? सी के साथ, और बी और क्या निकल जाएगा? डी। मतलब कंपाउंड के अंदर ही क्या हुए? आयंस एक्सचेंज हुए। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एग्जांपल करेंगे बच्चों। Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद इन ए बेरियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा? बेरियम क्लोराइड। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, दिस इज कॉल्ड एज ए सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा बच्चों? Na के साथ Cl आ जाएगा। तो ये यहां पर भी 2 है, यहां भी 2 है, तो क्या निकलेगा? 2NaCl प्लस Ba के साथ क्या आ जाएगा? SO4, तो क्या निकल गया? BaSO4। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रेसिपिटेट बने यहां पर। तो प्रेसिपिटेट कौन सा बना बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाइट पीपीटी। इसको हम पीपीटी कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन सा बना ये? बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट यहां से क्या निकल के आ गया? प्रेसिपिटेट निकल के आ गया। ठीक है ना? सो दिस इज कॉल्ड एज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल और कराता हूं मैं आप सभी के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, दूसरी रिएक्शन है बेसिकली। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये? NaB के साथ। ठीक है ना? NaBr सोडियम ब्रोमाइड के साथ। अब इस केस में जो रिएक्शंस बनेगी, तो देखो इस केस में क्या बनेगा बेसिकली? देखो Ag के साथ क्या आएगा बच्चों? Br आ जाएगा। Na के साथ क्या आ जाएगा? NO3। तो क्या निकलेगा यहां पर? AgBr प्लस NaNO3। इसका नाम क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर ब्रोमाइड बना, और यही क्या होगा बच्चों? आपका प्रेसिपिटेट होगा। तो ये प्रेसिपिटेट कौन से बनेंगे आपको? यहां पर येलो पीपीटी बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ठीक है ना? तो इस केस में ये प्रेसिपिटेट बन गए आपके। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहां पर मैं साइन लगा देता हूं यहां नीचे की तरफ। तो ये साइन जो बेसिकली है, दिस इज कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट का साइन होगा ये। ठीक है ना? यदि ऊपर की तरफ है तो ये कौन सा साइन होगा? गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कौन सा साइन हो गया बच्चों? एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो ये बच्चों हमारा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारा जो बेसिकली टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो वो भी हम करने वाले हैं। में बात करेंगे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कि ऑक्सीडेशन मींस क्या होगा बच्चों। बेसिकली ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन एडेड। अब इस केस में क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अब इस केस में देखो क्या क्या इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, किस प्रकार से ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, किस प्रकार से हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, किस प्रकार से हाइड्रोजन रिमूव हो सकती है, तो वो बिल्कुल आपको बताने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की डेफिनेशन जो रहेगी कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इन ए सब्सटेंस। देखो इसकी मैं 2-3 डेफिनेशन लिखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहली डेफिनेशन तो क्या लिखी मैंने कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसके अंदर कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन
is removed from the substance, इस केस में क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन रिमूव होगी सब्सटेंस के अंदर से। थर्ड डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, इस केस में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे किसके, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट्स के। अब देखो दिस इज द डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है ये, ऑक्सीडेशन की। कि क्या किया हमने इसके अंदर की वो प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इन ए सब्सटेंस, ऑक्सीजन ऐड होगी। इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा आपको। सेकेंडली केस में क्या होगा कि द प्रोसेस इन विच ए हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब उस केस में द प्रोसेस इन विच ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे कि फर्स्ट का एग्जांपल क्या है बेसिकली। अब देखो जो सबसे पहले हम फर्स्ट का एग्जांपल कर रहे हैं बच्चों, यहां पर देखो कि जैसे आपने लिया एग्जांपल फर्स्ट का C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, CO2 की। अब आपने जो देखना है वो किस साइड में देखना है, प्रोडक्ट साइड के अंदर क्या हुआ यहां पर बच्चों, प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन ऐड हो गई, किसके साथ, कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ऐसे एग्जांपल कोई और भी ले सकते हैं आप, Mg react with oxygen they gives the formation of a magnesium oxide, तो यहां पर भी क्या हो गई, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। सेकेंड केस के अंदर हमने क्या करना है, देखिए इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि इसका एग्जांपल H2S, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्ट करने के बावजूद अब जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इस केस में सल्फर तो एज इट इज रह जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब इसको हमने बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए 2 यहां लगा दीजिए। अब ये ऑलरेडी बैलेंस भी है वैसे देखा जाए, नहीं यहां पर ये 2 है तो यहां 2 लगा दीजिए। 2 लगाने से यहां पर 2 होगा, तो ये इस केस में ये भी 2 हो जाएगा। अब इस केस में देखो हाइड्रोजन क्या हो गई बच्चों, ऐड हो गई। हाइड्रोजन तो कहां पर ऐड हुई, इस केस में आपने देखना है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई, प्लस जो हमारा इस केस में हम देखते हैं ना कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से क्या हुई, हाइड्रोजन तो रिमूव हो गई ना, हाइड्रोजन क्या हो गई, यहां से रिमूव हो गई सेकंड प्रोसेस के अंदर। यदि हम बात करें इस केस में प्रोडक्ट साइड में देखें तो वाटर के साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई ना। अब यहां से जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो क्या हो गई, यहां से रिमूव हो गई, किसके साथ से, सल्फर के साथ से। तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की आप सभी के लिए, तो इस केस में देखिए जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने Zn। अब Zn क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा क्योंकि ये मेटल्स है। तो मेटल के केस में क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया ये। ऑक्सीडेशन के केस में हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इन ए सब्सटेंस, ऑक्सीजन ऐड हुई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। प्रोडक्ट साइड में आपने देखना है, तो प्रोडक्ट साइड में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। सेकेंड प्रोसेस जो मैंने डेफिनेशन लिखी कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव हो गई बच्चों क्योंकि सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ी थी। यदि प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। थर्ड केस में कि प्रोसेस इन विच ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के अंदर से, ठीक है ना। अब उस केस में क्या होगा, या कोई एलिमेंट्स ले लीजिए, तो लूज किया इलेक्ट्रॉन्स को, कितने किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर रिडक्शन की। अब रिडक्शन बेसिकली इसी जैसा है, इसके अपोजिट है। अपोजिट मैं राइट डाउन कर देता हूं, जो हमारा होगा बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अपोजिट कैसे होंगे, देखो इस केस में क्या होगा। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, जो इसकी डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस, ये इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं रिडक्शन की, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड
इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगी किसके अंदर से, इन ए सब्सटेंस, या फ्रॉम द सब्सटेंस लिख लीजिए, फ्रॉम द सब्सटेंस। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन होगी सेकंड में केस में क्या करोगे बच्चों कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इन ए सब्सटेंस, उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली अपोजिट है। थर्ड में क्या करेंगे हम, उस केस में क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा था, इस केस में क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इसकी सबसे पहले देखिए भाई, अब द प्रोसेस इन विच ए ऑक्सीजन इज रिमूव, तो आपने एग्जांपल ले लिया पोटासियम क्लोरेट का, ये पोटासियम क्लोरेट है, दिस इज कॉल्ड इज ए पोटासियम, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटासियम क्लोरेट। अब जैसे ही आप बच्चों इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, डिकम्पोज होगा, टूटेगा। अब किस किस में टूटेगा ये बेसिकली देखा जाए तो, एक तो टूटेगा ये पोटासियम क्लोराइड के अंदर, KCl के अंदर। उसके बाद क्या रहेगा यहाँ पर, देखो पोटासियम क्लोराइड के अंदर टूट गया। सेकंड हमारे पास क्या बची, ऑक्सीजन बची ओनली। अब देखो ऑक्सीजन क्या होगी, इसके अंदर रिमूव होगी। अब इसको हमने बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, 2 यहां लगा दीजिए, 2 यहां पर लगा दिया आपने। अब 2 लगाने से क्या हो गया, पोटासियम भी 2 हो गया, क्लोराइड भी 2 हो गया। अब जो हमारी ऑक्सीजन थी वो कितनी होगी, 6 टाइम हो गई, तो यहां पर क्या करोगे, 3 टाइम्स इसको कर दो, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इस केस में क्या हुआ, जो आपकी ऑक्सीजन थी वो क्या हुई बच्चों, रिमूव हो गई। ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम इन दिस रिएक्शन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो ये प्रोसेस कौन सा बना, दिस इज कॉल्ड इज ए रिडक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस। उसके बाद द प्रोसेस इन विच ए हाइड्रोजन इज एडेड इन दिस सब्सटेंस, हाइड्रोजन इस केस में क्या होगा, ऐड होगा। अब जैसे एग्जांपल Na+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी किसके साथ, वही सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा, NaH। अब यहां पर 2 है बच्चों, तो बैलेंस भी ऑलरेडी साथ में करते रहेंगे आप, तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए और यहां पर भी आपने 2 लगा दिया। अब इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड इज ए सोडियम हाइड्राइड, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड। एंड इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गई, किसके साथ ऐड हो गई, Na के साथ हो गई, तो ये प्रोसेस भी कौन सा हो गया आपका, रिडक्शन प्रोसेस। क्योंकि साथ साथ आपने इनको अच्छे तरीके से करते रहना बच्चों। रिडक्शन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। एंड उसके बाद बात करते हैं द प्रोसेस इन विच ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है भाई, गेन करता है इलेक्ट्रॉन। गेन कैसे करेगा, जैसे अभी आपने क्या किया था, Zn दिया था, ठीक है ना। अब Zn2 पॉजिटिव प्लस क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इसके साथ मिला दिया, तो क्या बन गया Zn। तो अपोजिट किसका था, ये ऑक्सीडेशन का। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी, उस केस में क्या होगा, बेसिकली जो रिडक्शन वाले केस में ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स की, कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिडॉक्स वाला। अब रिडॉक्स के केस में क्या होता है कि जिसके अंदर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are take place simultaneously, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होता है बच्चों कि वो प्रोसेस या दो रिएक्शन, या ऐसे लिख सकते हो आप कि वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस, या ऐसे लिख लीजिए दोज रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का ऐड भी होना और हाइड्रोजन का रिमूव भी होना, अब उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली बात करें तो क्लास 11th में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, कि आपने करना है तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा यही बात। अब इस केस में एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों हम आपके लिए। एग्जांपल हम किसका ले लें, सपोज करो हमने क्या लिया, CuO ले लिया, CO कॉपर ऑक्साइड, प्लस किसके साथ रिएक्शन की, H2 के साथ।
तो किसकी फॉर्मेशन आई, Cu प्लस H2O की फॉर्मेशन आ गई। अब इस केस में देखो, दिस इज कॉल्ड, इसे वैसे हम क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, लाइन। एंड दिस इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन गैस, और ये कॉपर निकला और ये क्या निकला, हमारा वाटर निकला। अब बेसिकली कॉपर किस कलर का होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया था इसी चैप्टर के अंदर, ये ब्राउन इन कलर का होगा, ठीक है ना। अब जो कॉपर ऑक्साइड होगा ये किस नेचर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है ना, जो इसका कलर होगा वो ब्लैक होगा। अब इस केस में देखिए, अब यहां पर ऑक्सीजन थी इस साइड में, अब यहां से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। अब इस केस में हाइड्रोजन क्या के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, मिल गई। तो कौन सा प्रोसेस इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा और कौन सा इसके अंदर रिडक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है यार, आपने क्या देखना है, प्रोडक्ट साइड देखनी है, प्रोडक्ट साइड कि प्रोडक्ट में क्या घटा, प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ। अब इस केस में देखो, यहां पर ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं रही, तो इस केस में क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन प्रोसेस। यहां से ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। किस केस के अंदर, यहां पर वाटर के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। तो ये भी क्लियर हो गया आपको, दिस इज कॉल्ड एज ए रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं कि दोज रिएक्शन इन विच इज ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एग्जांपल आपके सामने है, अनदर एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपके लिए, एक एग्जांपल और देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये मैग्नीज क्लोराइड प्लस, मैग्नीज क्लोराइड के साथ और क्या निकलेगा इसके अंदर, देखो क्लोरीन गैस निकलेगी, एंड क्लोरीन गैस प्लस क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना है, देखो यहां पर हाइड्रोजन एक है, इधर क्लोरीन कितनी है, 4 टाइम्स, तो 4 यहां लगा दीजिए। अब 4 यहां पर लगाया तो ये यहां क्या निकलेगा बच्चों, वाटर निकलेगा, फिर H2O। अब जब वाटर निकल रहा है यहां पर, तो इस केस में देखो, अब यहां पर कितना है, ऑक्सीजन हमारी 2 टाइम्स है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या लगाओगे आप, 2 टाइम्स यहां लगा दोगे, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई दोनों साइड्स के अंदर, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब जो क्लोरीन थी वो भी 4 टाइम्स हो गई, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। अब इस केस में देखिए, अब जो आपका ऑक्सीजन थी यहां पर, ये ऑक्सीजन क्या हो गई, इस केस में रिमूव हो गई, इस केस में क्या हो गया, ये हो गया। अब इस इधर देखो, अब ये बताओ कि ये कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे अक्कर हुआ। यहां पर ऑक्सीजन थी, क्या देखना हमने, प्रोडक्ट साइड देखनी, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, बोथ को प्लस कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। अब इस केस में क्या किया बच्चों, HCl था आपका, HCl ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर लिया। किसको ऑक्सीडाइज किया भाई, Cl2 को। अब जो MnO2 था आपका, उसने क्या किया, MnCl2 रिड्यूस हो गया, इस केस में रिडक्शन हो गया। तो सिंपल सी प्रोसेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेसिकली। देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, ठीक है ना, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। इस केस में क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कब होगी, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है ना, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन अक्कर होगी, ठीक है ना, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज अक्कर। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि व्हेन केमिकल रिएक्शन अक्कर, जब भी कोई प्रोसेस होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगी, कोई भी चेंजेस आएंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली कौन सी रिएक्शन को हम बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में भी क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन,
अब आपने डीकम्पोजिशन में पढ़ा था हीट एनर्जी क्या होती है, बेसिकली रिलीज होती है। अब देखो जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। ऐसे ही एंडोथर्मिक के अंदर क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर हीट, लाइट एंड और भी दे सकते हैं करंट, ये एनर्जी की फॉर्म, इनकी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अक्कर होगी तो बेसिकली ये एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। अब देखो इसके बेसिकली हम बात करेंगे यहां पर इसकी कोई भी रिएक्शन कि कोई भी ऐसी रिएक्शन बताइए जिसके अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल C+O2, तो किसकी फॉर्मेशन आ गई, CO2 की आ गई। तो यहां पर क्या निकला, हीट निकला। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, हमारा एक्सोथर्मिक हो गया। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इसके अंदर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन आपने इसके साथ मिलाई, तो क्या निकला यहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या निकला बच्चों, हीट निकली यहां पर, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा है, दिस इज कॉल्ड इज ए रेस्पिरेशन प्रोसेस अक्कर, ठीक है ना। उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें इसको बैलेंस करने के लिए 6 यहां लगा दीजिए, तो ये क्या है हमारा ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो किसकी फॉर्मेशन दे दी इसने, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट की दे दी, ठीक है ना। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं आप, बर्निंग ऑफ मीथेन का बर्न होना CH4, ठीक है ना। अब उस केस में किसके साथ बर्न करोगे, ऑक्सीजन के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या निकलेगी बच्चों, यहां पर भी हीट निकलेगी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है ना, कोल का जलना, ठीक है। अब ये किसकी रिएक्शन से बताई हमने, एक्सो की। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, या एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, उस केस में क्या होता है कि द रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शंस होती है उस केस में वो हीट एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो प्रोसेस हमारा कौन सा है, बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहा जाता है, तो बिल्कुल डेफिनेशन सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या होती है बच्चों, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी रिलीज के आपको काफी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, तो कोई भी आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर बेसिकली अब हम बात करेंगे किसकी, एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक की केमिकल रिएक्शंस में आपको करा के दिखाता हूं कि किस किस टाइप की हमारी रिएक्शंस होंगी बेसिकली। अब देखो एंडो के केस में क्या होता है कि जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या दी भाई, हीट दे दी। हीट का मतलब एनर्जी इसको चाहिए जब रिएक्शन अक्कर होगी, तो इस केस में क्या होगा, ये टूटेगा। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर प्लस क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो इस केस में क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। ऐसे ही हमने एग्जांपल ले लिया 2AgCl, तो किसकी प्रेजेंस में कर दिया इसको, सनलाइट की प्रेजेंस में कर दिया। तो उस केस में भी हम इसमें क्या निकलेगा बच्चों, ये डिकम्पोज होगा किसके अंदर, Ag प्लस Cl2 के अंदर। तो बैलेंस भी साथ साथ करते रहेंगे। ऐसा और एग्जांपल ले लीजिए कोई और, जैसे एग्जांपल आपने ले लिया NaCl, ठीक है ना। NaCl के अंदर से करंट को पास कर दिया, जब करंट को पास किया किस फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म के अंदर, तो ये किस में डिकम्पोज हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो इस टाइप की रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलोगे। होपफुली आपको समझ में आ गया एंडोथर्मिक क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। और एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लिया HgO का। अब HgO के साथ आपने क्या मिला दी, हीट मिला दी। तो हीट मिलाने से क्या होगा बच्चों, डिकम्पोज होगा, टूटेगा। तो टूटने से किस में टूटेगा, Hg के अंदर प्लस क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। So this type of a chemical reaction is called as a endothermic reaction. तो क्लियर हो गया, एक्सो के केस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब इस केस में एक्सो के केस में क्या होगी बच्चों, हीट एनर्जी रिलीज होगी। और एंडो के केस में क्या होगी, हीट एनर्जी बेसिकली एब्जॉर्ब होगी। कंफ्यूज नहीं होना, एक्सो मीन्स मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, एंडो मीन्स अंदर आना, ठीक है ना। तो इस केस में एनर्जी की बात हो रही है। तो ये केमिकल रिएक्शंस आपके होपफुली समझ में आ चुकी होगी। तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कोरोजन प्रोसेस क्या होता है और रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होता है। मेरा तो साथ साथ इसको राइट डाउन भी करते रहेंगे कि कोरोजन क्या होगा बच्चों, कि कोरोजन द फिनोमिना due to which metals
आर स्लोली, कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली ये धीरे धीरे स्लोली गेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। मेटल्स आर स्लोली गेट ऑक्सीडाइज, या फिर ऐसे लिख लीजिए स्लोली eaten away by the reaction of air। किस किस के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों ये? एयर के साथ, वाटर के साथ, और जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उनके साथ। एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, उनके साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने से क्या होगा बेसिकली, इसके साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है ना। उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कोरोजन। तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा हमारा? कोरोजन प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है कि द फिनोमेना ड्यू टू विच ए मेटल्स आर स्लोली इटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर्स एंड केमिकल्स भी लिख सकते हो आप यहां पर कि केमिकल्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ए कोरोजन। तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? आपका कोरोजन प्रोसेस होगा। अब बेसिकली देखिए कोरोजन प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या लोगे बच्चों? आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। ये क्या होता है? शाइनी होता है जब चमकदार होता है। कब? जब आप इसको परचेज करते हैं किसी भी फ्रेश मार्केट से, ठीक है ना। अब शाइनी व्हेन इज न्यू, जब ये क्या होगा बच्चों? न्यू होगा। व्हेन न्यू, कि आफ्टर सम टाइम the iron articles are get oxidized। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज होने से जो बेसिकली जो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। अब वो लेयर क्या होती है बेसिकली? उस लेयर का नाम हम बताएंगे यहां पर। वो एक ब्राउनिश कलर की लेयर होती है। ब्राउनिश कलर of layer are present on the surface of iron articles। उसके ऊपर क्या करेगी? एक सरफेस प्रेजेंट करेगी। किसके ऊपर? जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जब वो एटमॉस्फेयर गैसेस के साथ मिल जाएगा, तो वो बेसिकली जो एक लेयर आ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो इस केस में क्या हो गया? उसके ऊपर रस्ट आ गई बच्चों, ठीक है ना। जब वो ऑक्सीडाइज हुआ, किसके साथ ऑक्सीडाइज हुआ? वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थे बेसिकली उनके साथ ऑक्सीडाइज होने से बेसिकली क्या हो गया? उसके ऊपर रस्ट आ गया। रस्ट का मतलब है कि एक लेयर आ गई उसके ऊपर, ठीक है ना, एक पाउडर फॉर्म के अंदर। तो वो क्या हो गया? उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? हिंदी के अंदर जंक्स बोलते हैं। तो क्लियर हो गया ये। अब इस केस में देखो बच्चों, ऐसे ही बेसिकली एग्जाम्पल है हमारा कि जो सिल्वर है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। सिल्वर के ऊपर कौन सी लेयर आती है? ब्लैक लेयर आती है। ये भी एग्जाम्पल कोरोजन का है। सेकंड, आप एक इसका हेक और ले सकते हो। सिल्वर के साथ साथ एग्जाम्पल और ले लीजिए। इसका मैं आपको एग्जाम्पल और दे देता हूं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल बेसिकली कॉपर का है हमारा। तो कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर आती है? ग्रीन लेयर आती है। कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर आएगी बच्चों? ग्रीन लेयर आएगी। अब इस केस में मैं बता देता हूं कैसे आएगी। कि जो सिल्वर है बेसिकली, जब सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट करती है, तो प्रेजेंट करने से इसको क्या बनेगा? ये Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनेगा। एंड सेकेंडरी जो कॉपर है, जब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, प्लस वाटर के साथ, तो ये किसकी फॉर्मेशन देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड इनटू कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो दिस इज कॉल्ड एज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो वो कौन सी लेयर होगी? हमारी ग्रीन कलर की लेयर होगी। और इस केस में कौन सी होगी? वो ब्लैक कलर की लेयर होगी। तो होपफुली आपको कोरोजन पता लग गया। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ए कोरोजन। ये भी कोरोजन का ही प्रोसेस है। अब इस केस में देखिए कि बेसिकली इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या होते हैं बच्चों। इफेक्ट ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन क्या इफेक्ट करता है बेसिकली। देखिए इस केस में देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन के क्या इफेक्ट होते हैं? कोरोजन के केस में क्या होगा
कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, कोरोजन क्या करता है, डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है बेसिकली भाई, डैमेज कार बॉडी, जो कार बेसिकली किसकी बनी होती है, मेटल्स की बॉडीज को, ठीक है ना। सेकंड, फर्स्ट एग्जांपल ये ले लीजिए। सेकंड एग्जांपल आपने किसका लिया, ब्रिजेस, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, ब्रिजेस को डैमेज करता है, ठीक है ना, ब्रिज को डैमेज करेगा। थर्ड और भी ले सकते हैं, जो मटेरियल्स किसके बने हैं, बेसिकली जो मेटल्स के, आयरन के बने हैं, ठीक है ना। उस केस में आयरन रेलिंग ले लीजिए, शिप ले लीजिए, आयरन रेलिंग्स ले लीजिए भाई, यहां पर रेलिंग्स, शिप ले लीजिए। इनको सबको क्या करता है बच्चों, ये रियलिटी में डैमेज कर देता है। तो ये बेसिकली किसके बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं। अब इस केस में यदि आप लो कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो देखो इस केस में कोरोजन को प्रिवेंशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, पेंट। अब पेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों, कि जो भी आयरन आर्टिकल्स होगा, जब उसके ऊपर आप पेंट करोगे तो जो पेंट बेसिकली होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, किसको, आयरन को। सेकंड केस में आप क्या कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, ग्रीस भी ऐसा ही है, वो भी एक उसके ऊपर परत को कर देगा। एंड थर्ड आप क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। एंड फिफ्थ फोर्थ पॉइंट में आप क्या है, कोई भी कोटिंग कर सकते हो, लेयर की कोटिंग, ठीक है ना, किसी भी अनदर मेटल्स की, उसके ऊपर लेयर चढ़ा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इससे हम प्रिवेंशन करेंगे। किसकी प्रिवेंशन करेंगे बच्चों, आयरन आर्टिकल्स की, मींस लाइक इज ए कोरोजन, वो भी क्या होगा, कोरोजन को प्रिवेंशन कर पाएगा। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया आपको टॉपिक, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अब उस केस में देखो कि बेसिकली प्रिवेंशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि एवरीडे की लॉट ऑफ आयरन आर्टिकल्स आर डैमेज इन आवर कंट्री, बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो उसका रीजन क्या है बेसिकली, कि जो आयरन आर्टिकल्स है वो किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि यदि नमी ज्यादा होगी तो आयरन के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या होगा, रस्ट होगा। तो क्लियर हो गया आपको ये कोरोजन प्रोसेस क्या होता है। अब सेकेंड हम बात करेंगे बेसिकली रेंसिडिटी क्या होती है, कि ये भी प्रोसेस हमारा किससे है, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली रेंसिड कहते हैं, रेंसिड का मतलब होता होगा बच्चों स्मेल और टेस्ट। स्मेल और टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई फाउल स्मेल होगी, ठीक है ना, और ये टेस्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा ये, कि कोई भी आपका फूड आर्टिकल्स, फूड, ठीक है, वो बेसिकली फूड किसका बना होता है, फैट्स और ऑयल का, ठीक है ना, या फैट्स का बना होगा या ऑयल का बना होगा। तो उस केस में क्या करेगा, वो भी गेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज किसके साथ, हमारी एटमॉस्फेयर के साथ। तो उस केस में जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसका टेस्ट चेंज होगा, उसके अंदर स्मेल है वो भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए रेंसिडिटी। द प्रोसेस इज नेम इज ए रेंसिडिटी। ये प्रोसेस कौन सा होगा बच्चों, रेंसिडिटी प्रोसेस होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप कि द प्रोसेस इज ऑयल एंड फैट molecules are get oxidized। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बेसिकली जो हमारे इसके अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड दे चेंज टेस्ट, इसकी जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। एंड फाउल स्मेल इज प्रोड्यूस, is known as rancid, and the phenomena is known as रेंसिडिटी। उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, प्रॉपरली को रेंसिडिटी बोलोगे। कि जो भी सपोज करो आपके घर पे आपकी मम्मी आपके लिए खाना रेडी करती होगी,
कि उस खाने को जब आप फ्रेश खाते हो तो उसके जो पार्टिकल्स है बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर अरोमा एक टाइप की अच्छी स्मेल्स आती है। जब उस फूड को लॉन्ग टर्म के लिए रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली स्मेल्स आनी चेंज हो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडली जो उसके अंदर क्या है, ऑयल है, फैट्स है, वो फैट्स क्या करेंगे बच्चों, हमारी जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसके साथ ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करेंगे उस केस में क्या होगा, उसकी स्मेल चेंज होगी, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर लॉन्ग टर्म के लिए यदि हम उसको रख देते हैं तो उसके अंदर से बहुत एक दुर्गंध वाली स्मेल आ जाती है। अब इस केस में हम बात करेंगे, देखो क्या होगा कि मेथड टू प्रिवेंट, मेथड हमने बचाना है कि फूड को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंशन किया जाता है, किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन कीजिए। अब बेसिकली देखो, जो भी आपने फूड पार्टिकल्स बनाए उसको क्या किया, आपने एक टाइट कंटेनर के अंदर रख दिया। सेकेंडली रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए, तो आपका फूड क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म्स के लिए सेफ रहेगा। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कीपिंग ए फूड, कीपिंग फूड इन टाइट कंटेनर, उसको कहां में रखोगे भाई, टाइट कंटेनर्स के अंदर, ठीक है ना, टाइट कंटेनर के अंदर। सेकेंड पॉइंट का लिखोगे बच्चों इसके अंदर कि जो फूड है आपने किसके अंदर डाला, टाइट कंटेनर के अंदर। सेकेंड पॉइंट के अंदर रेफ्रिजरेशन कर सकते हो आप उसको, रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको आप डाल सकते हो, रेफ्रिजरेटर के अंदर। अब इस केस के अंदर क्या है कि रेफ्रिजरेशन ऑफ ए कुक्ड फूड क्या करेगा ये, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या होता है कि एट लो टेम्परेचर, बेसिकली वहां टेम्परेचर जो होगा एट लो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा, जो फ्रीजर का जो टेम्परेचर होता है लो होता है, तो उस केस में जो फूड है आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रहेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट के अंदर क्या कर सकते हो, एड एंटीऑक्सीडेंट, एड एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। अभी ऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो है BHA और दूसरा है हमारा BHT। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है जो बेसिकली यूज कर सकते हैं हम, ठीक है ना, किसके लिए, वो फूड के अंदर। अब जो BHA का फुल फॉर्म है बेसिकली ये राइट डाउन कर लीजिए, तो ये रहेगा आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। अब इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी क्या होता है, एनिसोल, ठीक है ना, ये एनिसोल होगा बच्चों, ये किसके लिए होगा, BHA के लिए। अब जो तो हमारा BHT है इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, सेम एज इट इज हाइड्रोक्सी और टोलिन। ये दो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है। ये पूछा जा सकता है कि 1 मार्क्स के रूप में भी इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपरली। तो ये दो बेसिकली है, इनको यूज करते हैं किसके लिए भाई, बेसिकली कहां यूज करेंगे इनको, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। तो फोर्थ पॉइंट लिखना चाहो तो बच्चों लिख सकते हो कि अवॉइड ए फूड टू कीप इन सनलाइट। आप फूड को बचाने की कोशिश करोगे किसके माध्यम से, सनलाइट के माध्यम से। यदि सन में रखेंगे तो फूड में क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा सनलाइट के साथ। तो उस केस में उसको हम फिर क्या करेंगे बच्चों, सेफ रखेंगे। कहां पर सेफ रखेंगे, ताकि वो फूड सेफ रहे। तो सनलाइट के अंदर से भी हमने उसको बचा के रखना है। तो देखो अब इसके बेस पर जो बेसिकली क्वेश्चंस आता है, तो मैं क्वेश्चंस बताता हूं आपको कि जो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस के बेस पे कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा बेसिकली कि क्वेश्चन एक बनता है हमारा बच्चों कि वाई डू पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कोरोजन प्रोसेस पे। तो क्यों करेंगे भाई, ताकि वो रस्ट ना हो, उस पे जंग ना लगे, वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पेंट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन बनता है बच्चों ऑयल एंड फैट्स मॉलिक्यूल्स। जो सेकेंड क्वेश्चन है ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग इन, यहां पर ऐसे होगा, कंटेनिंग आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। या फिर यहां पर ऐसे भी हो सकता है
कि जो बेसिकली हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के जो भी पैकेट होंगे उनमें नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश करते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा आंसर होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, नाइट्रोजन गैस इज अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव गैस है, ठीक है ना। अनरिएक्टिव गैस होने की वजह से कि जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं उनको खराब ही नहीं होने देती है। फूड पार्टिकल आर नॉट गेट ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, किसी भी चिप्स के पैकेट के अंदर या किसी भी टाइट कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है, क्योंकि बिकॉज इज ए नाइट्रोजन क्या है आपकी अनरिएक्टिव गैस है और इसलिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एज कंपेयर टू द, यदि हम बात करें तो किससे, ऑक्सीजन से। जो ऑक्सीजन गैस है वो रिएक्ट कर जाती है किसी भी सब्सटेंस के साथ, जैसे कि ऑयल एंड फैट मॉलिक्यूल्स के साथ। तो बच्चों ये थे हमारे जो आज का प्रोसेस था हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, कि ऑक्सीजन किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती है, उसको हम केमिकल इक्वेशंस के माध्यम से कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही ऐसी प्रोसेस होते हैं कि जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये रिएक्ट कराती है किसी भी केमिकल सब्सटेंस को चेंज करने के लिए। तो ये प्रोसेस थे हमारे कोरोजन प्रोसेस एंड द सेकंड इज रेंसिडिटी। तो इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ।